भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अटल आडवाणी से लेकर मोदी शाह तक, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज से 37 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये आखिरी उद्घोष था। नमस्कार, मैं विजय कुमार दिवाकर, दैनिक विजय न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। कमल तो खिला, उसे खिलाने वालों का राजनीतिक जीवन अस्ताचल की ओर है। एक नया नेतृत्व पार्टी को एक के बाद एक चुनावी जीत दिला रहा है। शारीरिक रूप से अशक्त और 2005 से सक्रिय राजनीति से दूर होने के बावजूद श्री अटल बिहारी वाजपेयी दोनों पीढ़ियों के बीच सेतु बने हुए हैं। अशक्त वाजपेयी भी पुराने पीढ़ी के सबसे सशक्त व्यक्तित्व हैं। जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का गठन करते हुए श्री वाजपेयी ने पार्टी की वैचारिक दिशा बदलने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राजी कर लिया था। इसलिए नवगठित भाजपा ने गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा के रूप में स्वीकार किया। हिंदू की जगह चुना भारतीय शब्द। अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन सरसंघचालक बाला साहब देवरस के सामने एक मांग रखी। उनकी मांग थी कि संघ हिंदू की जगह भारतीय शब्द का प्रयोग करे। उनकी मांग पर देवरस ने कहा, भारतीय शब्द तो बहुत अच्छा, लेकिन हिंदू बोलने में हीनता का बोध क्यों? जनसंघ से व राष्ट्रीय जनता पार्टी बनी भाजपा ने पहली बार ऑर्गेनिक विकास के साथ इनऑर्गेनिक विकास का रास्ता स्वीकार किया। नतीजा यह हुआ कि एमसी छागला, शांति भूषण, राम जेठमलानी, सिकंदर बख्त, सुषमा स्वराज और जसवंत सिंह जैसे बहुत से नेता पार्टी में शरीक हुए, जिनकी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस की। भाजपा को बड़ा झटका। नवजात पार्टी को गठन के 4 साल में ही ऐसा झटका लगा कि सब कुछ बदल गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उनके बाद दिसंबर 1984 में लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में संघ के सामने एक दुविधा थी, भाजपा को चुने या हिंदुत्व को। उसने हिंदुत्व को चुना। भाजपा को सिर्फ 2 सीटें मिली। लोकसभा चुनाव के 2 साल बीतते बीते भाजपा ने मध्य मार्ग छोड़कर फिर से दक्षिण मार्गी होने का फैसला किया। 1986 में पार्टी ने अपने सबसे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी को प्रेसिडेंट पद से हटा दिया। उसने एकात्मक मानववाद को फिर से अपना लिया। इसके ध्वजवाहक बने लाल कृष्ण आडवाणी। आडवाणी जननेता नहीं थे, पर हिमाचल के पालमपुर में 1988 में अयोध्या आंदोलन में शामिल होने का फैसला और फिर सोमनाथ से अयोध्या यात्रा के कार्यक्रम से मिली लोकप्रियता ने उन्हें संघ और पार्टी की नजरों में अटल से आगे कर दिया। इसके साथ ही अब तक वाजपेयी के सहायक रहे आडवाणी के उनके प्रतिद्वंदी बनने का सिलसिला शुरू हो गया। वाजपेयी पार्टी में अलग थलग पड़ गए। 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचा मतलब बाबरी मस्जिद गिरने के बाद पार्टी और संघ परिवार को फिर से वाजपेयी की याद आई, पर यह बदलाव अस्थायी रहा। किस्मत ने नहीं दिया आडवाणी का साथ। आडवाणी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में आ गए। मुझे याद है 1994 में अटल ने एक इंटरव्यू के बाद अनौपचारिक बातचीत में आडवाणी का जिक्र करते हुए मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए गोटियां बिछाई जा रही हैं, लेकिन किस्मत ने आडवाणी का साथ नहीं दिया। उनका नाम जैन हवाला डायरी में आ गया। उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और कहा कि बरी होने के बाद ही संसद में आएंगे। आडवाणी को पता था कि 1996 का लोकसभा चुनाव तो वो नहीं लड़ सकेंगे, इसलिए नवंबर 1995 में मुंबई अधिवेशन में उन्होंने वाजपेयी को भाजपा का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। वो दिन और आज का दिन प्रधानमंत्री पद आडवाणी के लिए मृत घोषणा ही साबित हुआ है। प्रधानमंत्री का पद तो आडवाणी को नहीं मिला, पर 1995 में पाकिस्तान यात्रा के दौरान जिन्ना की मजार पर जाकर उन्होंने जो कहा उससे संघ परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं की नजरों से वे उतर गए। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी में तो रहे,
लेकिन अलग थलग पड़ गए। हालांकि अडवाणी इस वास्तविकता को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। मोदी से मात खा गए अडवाणी। केंद्र में नेतृत्व के शून्य को नरेंद्र मोदी ने भांप लिया था। 2009 में उन्होंने अडवाणी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने दिया। 2012 में गुजरात में सद्भावना यात्रा से नरेंद्र मोदी का दिल्ली अभियान शुरू हो गया था। अडवाणी उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो क्या, चुनावी अभियान समिति का अध्यक्ष भी बनाने को तैयार नहीं थे। कभी भाजपा के सबसे बड़े राजनीतिक रणनीतिकार रहे श्री लाल कृष्ण अडवाणी बदलते समय की आहट नहीं पहचान पाए। मोदी के प्रति पार्टी के अंदर और बाहर समर्थन हवा से आंधी बन चुका था। आडवाणी अपनी आखिरी रणनीतिक युद्ध में कभी उनके सारथी रहे नरेंद्र मोदी से ही मात खा गए। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष बनने के साथ ही भाजपा की 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के युग की समाप्ति हो गई। ये भाजपा का मोदी युग है। पार्टी के नेता ही नहीं संगठन, चुनाव लड़ने का तरीका, सरकार चलाने का तौर तरीका, फैसला लेने और उन्हें शिद्दत से लागू करने की तत्परता पार्टी की नई पहचान बन गई है। अब अगर आप मोदी विरोधी हैं तो कह सकते हैं कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को जबरन वनप्रस्थी बना दिया गया, वरना आप प्रकृति के इन सिद्धांत को भी मान सकते हैं कि हर अच्छी चीज कभी तो अंत आता ही है। समय से रिटायर हो गए अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के लिए अब भी नायक हैं। उनकी तुलना आप भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर से कर सकते हैं। आडवाणी और जोशी को आप कपिल देव मान सकते हैं, जिन्हें एक तरह से रिटायर ही करना पड़ा। नई भाजपा मोदी शाह की भाजपा है। 2014 के बाद भाजपा मोदी और शाह की भाजपा है। यहां फैसले पार्टी नहीं नेता लेता है और पार्टी उसे लागू करती है। इसे आप सत्ता का केंद्रीकरण भी कह सकते हैं। पर जब तक कामयाबी मिल रही है किसी की बोलने की हिम्मत नहीं। सबको पता है वोट एक ही आदमी के नाम पर मिल रहा है, वह है नरेंद्र मोदी। यहां अपने विरोधी के लिए किसी तरह की माया ममता नहीं दिखाई जाती। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी अपने पुराने नेताओं की तरह खरमा चलने में नहीं, दौड़ने में यकीन करती है। 4 साल 6 राज्यों से 21 राज्यों में भाजपा अकेले या सहयोगियों के साथ सत्ता में है। आज भाजपा उस ऊंचाई पर है जहां पहुंचने का उसके संस्थापकों ने सपना भी नहीं देखा होगा। शिखर पर पहुंचना जितना कठिन होता है उससे ज्यादा मुश्किल उस पर टिके रहना होता है। 2019 में इसी शिखर पर टिके रहने की एक चुनौती है। नमस्कार, मेरी आपसे एक बार फिर विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं और हमारे YouTube चैनल दैनिक विजय न्यूज को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल दैनिक विजय न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।